सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है स्पेशल एजुकेशन? राइट, कि कुछ भी फोर्स नहीं किया जाता, जिस तरीके से बच्चा सीख रहा है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड वी विल डिसाइड द टारगेट्स। जी, बहुत सारे थेरेपीज मार्केट में हैं। जी बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं। देखिए सर, डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपके पास किस लेवल का बच्चा आ रहा है। सर और मेरे पास जितने बच्चे आते हैं ना, पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को सारे पैटर्न्स याद हो गए हैं, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। आप बच्चे को 100% करके नहीं रख सकते ना, तो मैंने कंपल्शन कर दिया, बट चॉइस इज योर्स कि बैठना कहाँ है। इनफैक्ट ये भी हो रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो ये हो रहा है कि आप स्पीच तो निकाल रहे हैं, लेकिन स्पीच निकालने का कॉस्ट कितना ज्यादा है। जी, तो आपको समझना है। जब समझ से हम लोग चलेंगे ना, तो ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जो ऑटिज्म के लिए जो सबसे बड़ा रूट कॉज जो मुझे समझ में आता है वो है Hello and welcome everyone to the podcast where we bring clarity, compassion and the conversation to the world of special education. And today I'm your host Sakshi Shukla, speech language pathologist who believe every child has a voice, every learner has a potential and every story has to be told. And together let's break the myth. Today in our podcast we have our visionary leader Mr. Bharat B. Chandra, CEO of SpeechGears and special educator Mrs. Maninder Kaur. And today in our podcast, we'll be discussing about IP program for the children with the special needs. And let's see the podcast and learn something new and change the world. Greetings viewers and parents. Today we have with us a special guest, Miss Maninder Kaur, our coach and special educator. So welcome ma'am in this podcast. Thank you. So सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है स्पेशल एजुकेशन और ये एजुकेशन से कैसे अलग है नॉर्मल एजुकेशन से? राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन सर, क्योंकि मोस्टली लोग तो इसी चीज में कंफ्यूज्ड हैं। राइट, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जो स्पेशल एजुकेशन है ना, वो नॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में डिफरेंट है। नॉर्मल एजुकेशन सर एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है ना। कोई एक क्लास में बैक बेंचर्स भी होते हैं, सामने बैठने वाले बच्चे भी होते हैं, बट क्यूरिकुलम इज ऑलवेज रिमेन सेम। टीचर को फर्क नहीं पड़ता कि कोई लेसन कितना जल्दी सीख रहा है और कितना कम सीख रहा है। अगर 8 सब्जेक्ट्स हैं तो बच्चे के ऊपर प्रेशर है 8 के 8 सब्जेक्ट्स में परफॉर्म करना, यू नो। और स्पेशल एजुकेशन कैसे स्पेशल है कि हम लोग बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, उसके गैप्स पे काम नहीं करते। राइट। और हम लोग उसके यूनिक जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको जितना बच्चा सीख सकता है उसके स्ट्रेंथ्स को ध्यान रख के वी ऑलवेज क्रिएट IEP प्लान, दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। जिस चीज में मेरा बच्चा बहुत अच्छा है सर, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी, रादर और चीजों को एज अ मेंटेनेंस हम लोग काम कर सकते हैं। राइट, अगर मैथ्स में बहुत अच्छा है तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसको फंक्शनल करने का और उसको डे टू डे चीजों में उसको एप्लीकेबल करने का, रादर कि जो चीज मेरे काम की नहीं है, सपोज ट्रिग्नोमेट्री मेरे काम की नहीं है सर, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं पहले बच्चे को टाइम कॉन्सेप्ट, यू नो, कैलेंडर देखना, इस तरीके की चीज़ों सिखाऊं। तो स्पेशल एजुकेशन को हम यूनिक तरीके से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स खुद हैं सर, वही बड़े बड़े डेस्क हैं सर, वही ब्लैक बोर्ड्स हैं, और स्पेशल एजुकेशन में वी कैन ऑलवेज ऑल्टर द स्ट्रेटजीज ऑल्सो। जी, एक मैंने कोट हम यूज करते हैं नॉर्मली, इफ दे कांट लर्न द वे वी टीच देन वी शुड लर्न द वे दे लर्न। डेफिनेटली सर। एंड ये डॉक्टर इवार लोवास का एक कोट है। यही ब्यूटी है सर स्पेशल एजुकेशन का, कि कुछ भी फोर्स नहीं किया जाता। जिस तरीके से बच्चा सीख रहा है वो प्लेफुल वे से सीख रहा है, वो मल्टी सेंसरी प्ले से सीख रहा है। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड वी विल डिसाइड द टारगेट्स। जी, सो मुझे जो समझ में आया कि जो बच्चे की स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे फोकस करके उसे जनरलाइज किया जाए ताकि वो डेली लाइफ में वो एफिशिएंट हो सके, और जो उसके गैप्स हैं उसको इग्नोर करके जो उसका स्ट्रेंथ है उसी को इम्प्रोवाइज करके बच्चे को एक जनरलाइजेशन में लेके आना ही स्पेशल एजुकेशन है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दूंगी सर, जिन लोगों को अभी भी बच्चे जो एक्सेप्टेंस पे नहीं लेके आ पाए हैं, सपोज मेरा कोई स्टूडेंट है जो कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और EVS या SST में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मेरा भी पेरेंट्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट है
कि जिसमें मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो लाइफ लॉन्ग स्किल्स हैं, जो कि लाइफ स्किल्स हैं, फंक्शनल स्किल्स हैं, मेरी डे टू डे, डेफिनेटली एडीएल्स हैं, मेरी डे टू डे लाइफ में काम आएंगे। तो हमें भी उन चीजों पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, रादर डेली बेसिस पे आप अपने बच्चे को टॉर्चर कर रहे हो और उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, और ये पेरेंट्स को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि एक बच्चे के लिए जरूरी होता है कि वो इंडिपेंडेंट बने, राइट, उसकी एडीएल एक्टिविटीज उस पर इंडिपेंडेंट बने जी, वो एक खेल सके प्रॉपर तरीके से दूसरे बच्चों के साथ में, उसकी अवेयरनेस इंप्रूव हो, उसके बिहेवियर्स उसमें डेवलप ना हो। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को क्या लगता है कि सिर्फ एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन से बहुत ज़्यादा उन लोग स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और उस पूरे इस प्रोसेस में ये होता है कि बच्चा टॉर्चर हो रहा होता है, उसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके हम उसको क्लासेस दे रहे होते हैं और उसके एडीएल पे, उसके इंडिपेंडेंसी पे काम ही नहीं कर रहे होते हैं। सो ये पेरेंट्स के लिए एक आप एक बताइए उनको कि कितना ज़रूरी है एडीएल एक्टिविटीज़, एक बच्चे के लिए खेलना जी, और उसके उसकी अवेयरनेस को बढ़ाना, जनरलाइज करना, बजाय कि एकेडमिक के पीछे हम पड़े रहें और एकेडमिक्स ही करवाते रहें। मैं क्योंकि अच्छा सैंपल आता है सर, हम लोग डेली बेसिस पे केसेस देखते हैं, अभी तो यही चीज़ें एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर रही हैं। हमारे पास 22 साल के बच्चे भी हैं सर, 22 साल के बच्चे, 32 इयर्स के बच्चे भी हैं सर जी। बच्चे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका मेंटल एज अभी भी 2-2.5 साल पे रुका हुआ है सर, और जो सोसाइटी है या जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके 22 साल का क्रॉनिकल एज, डेफिनेटली सर। तो आप सोचिए कि इमोशनल डिसरेगुलेशन कितना ज्यादा होगा उन बच्चों को। और मेरे को 2-2.5 साल के बच्चे के हिसाब से, मेंटल एज के हिसाब से, अगर मैं उसके टारगेट्स सिंप्लीफाई करके छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में अगर हम डिजाइन करेंगे और फिर उसको अचीव करेंगे जल्दी सर, रादर कि मैं सब कुछ इम्पोज करती जाऊं अपने बच्चों पे। ADLs डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है सर, आपके मोटर स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी सर, कई बच्चे ऐसे आते हैं और पेरेंट्स बड़े प्राउड से कहते हैं कि मैं, मेरे बच्चे को ना 2 से लेके 10 तक सारे टेबल्स आते हैं, राइट, बट उसका फायदा क्या है सर? फायदा ही क्या है जब उसको यूज नहीं कर पाएगा, जब उसको मार्केट से कुछ खरीद के MRP रीड नहीं करना आ रहा सर, ट्रांजिशन नहीं आ रहा है, मनी कंसेप्ट ही नहीं है, उसको पैसे दे के खरीदने नहीं आ रहा है, तो आप टेबल्स करवा लेंगे, उसका फायदा ही क्या है? मेरे को लगता है कि कुछ पावर पेरेंट्स को, एजुकेटर्स को देना चाहिए कि वो IEP अच्छे से डिजाइन करें। सो मैम, एक्चुअली पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे थेरेपीज मार्केट में जी, स्पेशल एजुकेशन है, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, CBT है, ABA है, स्पोर्ट्स है। सो उनको बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं। एंड पेरेंट्स को ये भी लगता है कि जो थेरेपी प्रोग्राम में चलता है वो बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज चलते हैं, ये तो हम घर में भी करवा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब लक्ष्य को, यानी मेरे बेटे को फर्स्ट टाइम पता चला था, ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था, और मैं कोलकाता गया हुआ था। सो वहाँ पे जो उसका फर्स्ट सेशन हुआ, तो जो फर्स्ट सेशन में उसे बताया गया, एक फ्लैश कार्ड लिया गया था जिसमें आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली करवा रहे थे वो। तो मुझे लगा कि क्या चल रहा है ये, मतलब इससे कैसे बच्चा ठीक होगा, राइट। लेकिन जब मैं 10 साल बाद जब मैं सोचता हूँ, डिटेल्स में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यही छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को ठीक करती है। सो स्पेशल एजुकेशन में मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि हम स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मली फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम नॉर्मली बुक्स बहुत कम यूज करते हैं जी। उसके पीछे कुछ रीजंस है कि वाई फ्लैश कार्ड्स, वाई TLMs फॉर स्पेशल एजुकेशन? देखिए सर, डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपके पास किस लेवल का बच्चा आ रहा है, किस मेंटल एज का बच्चा आ रहा है। सपोज आपके पास एक 7 इयर्स का बच्चा आ रहा है जिसका मेंटल एज ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का है, तो आप उसको जाते ही आप फ्लैश कार्ड्स नहीं दिखाएंगे सर, आप प्ले थेरेपी चूज करेंगे। आप खेलते खेलते, अच्छा, एक बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर सबसे पहले आपका काम है कि आपको बच्चे की लाइक्स डिसलाइक्स पता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना सर, अब ऐसा तो नहीं है जो बच्चा वो आपको रेनफोर्समेंट के लिए, राइट? डेफिनेटली सर, ताकि आप रेनफोर्समेंट दे सकें। डेफिनेटली। अभी देखिए, जो बच्चा मेरे पास आ रहा है, जरूरी तो नहीं है कि वो OT वालों से मिलके आ रहा है या स्पीच वालों से मिलके आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि मुझे लगता है कि ये अभी मिस हो रहा है यूथ से अपने, या जो नए नए प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेशल एजुकेटर को ना रेफर करने के लिए
राइट ओटी वालों को या स्पीच वालों को, उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। राइट अगर मेरे को एसपीडी के बारे में पता ही नहीं सर, Right. सेंसरी प्रोसेसिंग के बारे में नहीं पता, Right. वो आके मेरे को डेली बेसिस पे हक करता जा रहा है और हक का फोर्स ही नहीं बच्चा वो समझ ही नहीं पा रहा है, राइट तो मेरे को पता होना चाहिए कि ये प्रोप्रियोसेप्टिव नीड है, ये Right. बच्चा वो फोर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है ना। exactly. तो ये सारी चीजें हैं सर। तो जब आपके पास बच्चा आ रहा है, 7 years का बच्चा आ रहा है जिसका मेंटल एज 1.5 साल का है, Right. तो आई विल चूज प्ले रादर TLM एडवांस मटेरियल। राइट अच्छा क्या है कि अभी आप स्टार्टिंग में प्ले कर सकते हो, और ऑन द अदर हैंड जो वेटिंग एरिया में पेरेंट्स बैठे हैं ना, वो इतना हरी में है, व्हाट्स नेक्स्ट राइट। right. आपने प्ले किया, आपने रेपो बिल्डिंग किया, अगर आपने रेपो बिल्डिंग नहीं किया और स्टार्टिंग में ही आपने एडवांस TLM यूज किए, तो लर्निंग स्टक हो जाएगी सर। ओके खेल में जैसे हमें पता है कि हमारे बच्चों को व्हील्स ऑफ द बस पोएम बहुत पसंद है, क्योंकि व्हील से ही स्टार्ट हुआ सर सब कुछ। तो जब से स्टार्ट एग्जैक्टली तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को बताना कि इसका क्या मतलब है। मैं समझाना चाहूंगा पेरेंट्स को कि जब हम बच्चे को टॉयज देते हैं और हम बच्चे को ये नहीं बताते कि इस टॉय से खेलना कैसे है, राइट, तो बच्चा नहीं खेलेगा। पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर रहे हैं, वो टॉयज तो दे देते हैं बट उनके पास में टाइम ही नहीं है बच्चे के साथ में खेलने के लिए। और जब हम इसे नहीं बताएंगे कि इसे आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो ऑफकोर्स वो टॉयज का यदि कार है मान लीजिए, तो उसके व्हील्स को घुमाना स्टार्ट करेगा और वहीं से उसकी लॉस्टिंग बिहेवियर स्टार्ट होती है। राइट, तो वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, व्हील्स ऑन द बस। बिल्कुल सर। तो जब एक पावर मेरे हाथ में आ गई, मेरे को पता चल गया कि मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ ये है, वो इस पोएम को लाइक करता है सर, तो आई विल स्टार्ट राइमिंग एंड देन प्ले थेरेपी के साथ साथ हम लोग टारगेट्स अचीव करेंगे। जैसे जैसे बच्चे का लेवल अच्छा और बेटर होता जा रहा है सर, तब मेरे पास टाइम प्ले के लिए बहुत कम रह जाएगा एंड देन आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन द बेटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे और साथ में डेफिनेटली सर होलिस्टिक अप्रोच ही बेटर काम करती है। आप एक पर्टिकुलर, चाहे वो ओटी ही हो चाहे वो स्पीच ही हो, होलिस्टिक अप्रोच होगा, क्योंकि हम लोग बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं सर। हर माँ बाप का सपना है स्कूल जाए और सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करना। तो एक पर्टिकुलर थेरेपी बच्चे को कैसे रेडी करेगी सर, बहुत छोटी सी बात है। अभी कल सैटरडे था सर, तो पेरेंट्स आते हैं तो 3-3 साल लोग एक ही तरीके की थेरेपी कराते जा रहे हैं। तो बस लाइक जो पेरेंट्स और वहाँ बैठे हैं तो उनको नहीं पता, किसी को ही नहीं पता सर कि एक पर्टिकुलर थेरेपी आपके बच्चे को सारे स्किल्स को पॉलिश नहीं कर सकती। यू नीड होलिस्टिक अप्रोच फॉर श्योर। यस मैम, पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो होता है स्पीच जी। और इनफैक्ट हमारे कंट्री में यदि हम बात करें तो जब बच्चा बोलता नहीं है तभी से वो अलार्मिंग सिचुएशन में आते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो डॉक्टर से मिलते हैं, पीडियाट्रिशियन से। पीडियाट्रिशियन ये कहता है कि आप स्पीच थेरेपी करवाइए जी। लेकिन एक 2 या 2.5 साल के बच्चे को आप स्पीच थेरेपी इसके बारे में हम डिटेल में भी बात कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड। राइट। और हम स्पेशल एजुकेशन से भी स्पीच लाते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है स्पीच लाते हुए। तो कैसे स्पेशल एजुकेशन से स्पीच डेवलप होती है? सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी। बिल्कुल। चाहे कोई बच्चा स्पीच पे जा रहा है या स्पेशल एजुकेशन में जा रहा है सर, विदाउट सिटिंग टॉलरेंस, विदाउट प्ले, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना, चीजें आगे तो नहीं बढ़ेंगी सर। Yes. अगर बच्चे का स्कैनिंग बहुत पुअर है, उसका लिसनिंग है ही नहीं सर, तो स्पीच कैसे आएगी सर? नहीं आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें इकट्ठी काम करेगी। डेफिनेटली स्पेशल एजुकेशन कम्युनिकेशन पे काम करता है सर, बेटर कम्युनिकेशन। क्योंकि मेरा ये मानना है और बहुत सारे लोगों को इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है इन कॉन्सेप्ट्स में कि पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज ही आती है और फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आती है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्पीच की बात करूं तो पहले वोकल इमिटेशन ही आएगा सर। Exactly. तो अगर मैं एज अ स्पेशल एजुकेटर अगर मैं बात करूं तो मैं पहले इमिटेशन स्किल्स को ही उठाऊंगी, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर का ही काम है सर। और इमिटेशन एक 5 मिनट का टारगेट है सर। अब वहां पे भी लोगों को लगता है कि डू दिस ये इतना ही है। नो सर, उसमें हेड का मूवमेंट भी है, लेग्स के मूवमेंट भी है, आर्म्स के मूवमेंट भी है, क्योंकि मेरे को बच्चे को लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रेडी करना है। मैं क्यों ना सोचूं कि मेरा बच्चा डांस क्लास में कभी नहीं जाएगा। और डांस क्लास में सिर्फ ये तो नहीं हो रहा सर। तो अगर मेरे को बॉडी को कोऑर्डिनेट भी करना है, इवन चाहे वो ओटी वालों का काम है, तो हम सपोर्ट तो कर सकते हैं ना सर सारे थेरेपिस्ट को। तो इस तरीके से है। और रिसेप्टिव पे स्पेशल एजुकेटर काम करता है। अभी हमने बुक लॉन्च की है सर, और मैं बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर ही सर बुक लॉन्च हुई है, उसमें तो नहीं आए सर स्पीच एंड लैंग्वेज वाले कहीं पे भी।
तो इतना अंडरस्टैंडिंग अभी लोग सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं। राइट। आइडेंटिफिकेशन के बाद लोगों को पता ही नहीं सर क्या कराना है। हम ये कहते हैं कि आपने बोला गिव मी बॉटल, गिव मी शू, गिव मी, ये सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है सर। अगर मेरे को लैंग्वेज चाहिए तो मेरे को किसी भी चीज में बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा सर। अगर मैं ये सामने पड़े हुए कप को बोलूं कि मेरे बच्चा इसके बारे में 3 लाइंस बताओ, तो वो क्या बोलेगा? दिस इज अ कप, दिस इज अ कप एंड दिस इज अ कप। राइट। क्योंकि मैंने उस बच्चे को फंक्शन फीचर्स इंट्रोड्यूस ही नहीं किए सर। इनफैक्ट इसमें एक और मैं क्वेश्चंस करूंगा, पेरेंट्स के बताना बहुत जरूरी है कि जब हम आइडेंटिफिकेशन, देन कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन, दैट इज अ कांसेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जो मोस्टली पेरेंट्स सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में स्टक हो जाते हैं। राइट। और वो फिर इतनी सारी कैटेगरीज बच्चों को सिखाने लगते हैं, लाइक फ्रूट्स की कैटेगरीज, एनिमल्स की कैटेगरीज, एंड देन वेजिटेबल्स की कैटेगरीज, और बच्चा बहुत ज्यादा जानता भी है बिकॉज वो रोट मेमोरी में डाल देता है। लेकिन वो फ्लैश कार्ड में तो सब कुछ बता रहा होता है कि दिस इज एप्पल, राइट। लेकिन यदि सामने कोई एप्पल पड़ा हो तो शायद वो ना बताए कि एप्पल है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन बच्चे ने सीखा है तो उसे जनरलाइज कर पाया कि नहीं कर पाया। जब तक जनरलाइज नहीं कर पाएगा तब तक उस लर्निंग को कोई मतलब नहीं है। दैट इज अ रोट मेमोरी ओनली, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सर मेरे पास जितने बच्चे आते हैं ना, पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को सारे पैटर्न्स याद हो गए हैं, राइट, लाइक फ्रूट्स याद हो गए, सारा रोट मेमोरी याद हो गया, तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। ये ऑलरेडी मेरे बच्चे को आता था सर, राइट, सिर्फ ट्रिगर करने की देरी थी। बट अगर रिसेप्टिव लैंग्वेज कि गिव मी अ रेड कलर फ्रूट, तो आपका बच्चा एप्पल उठा के दे, तो हम मानेंगे कि रिसेप्टिव लैंग्वेज इज फ्रूट व्हिच हैज red in color, definitely sir, pulpy, sweet, then he can identify whether it's an apple or यहाँ से सर रीजनिंग ट्रिगर होती है ना फिर, जो कि लैंग्वेज के लिए चाहिए, जो लैंग्वेज के लिए चाहिए जी। एंड देन द सेकंड थिंग इज द कॉम्प्रिहेंशन। सो फंक्शंस के बारे में जानना, कैटेगरी के बारे में जानना, क्लास के बारे में जानना, ये कॉम्प्रिहेंशन से डेवलप होता है। देन इट कम्स टू द एक्सप्रेशन, कि बच्चा खुद एक्सप्रेस करे, खुद डिमांड करे कि मुझे एप्पल चाहिए या फिर मैं एप्पल नहीं चाहता, लाइक दैट। तब जाके उसका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। इनफैक्ट जो मुझे समझ में आता है थ्रू माय जर्नी विद माय सन, राइट, कि सबसे पहले जो स्पेशल एजुकेशन में जो लक्ष्य को हेल्प किया वो था यस नो कंसेप्ट, राइट, बिकॉज लक्ष्य नॉन वर्बल था काफी टाइम तक, एंड जब उसे आइडियाज एंड थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। सो हमने फिर यस नो कंसेप्ट पे काम करवाया। जब उसे यस नो की क्लैरिटी आई, अंडरस्टैंडिंग आई, देन वी बिकम हिज द लैंग्वेज, राइट। तो इसलिए जैसे हम ये कहते हैं कि क्या तुम्हें डोसा खाना है, तो वेदर ही विल से यस और नो। यदि उसे पसंद नहीं है तो बोलेगा नो, यदि पसंद है तो बोलेगा यस। यदि उसने बोला नो, तो क्या तुम्हें इडली खानी है, तो बोलेगा नो। तो क्या तुम्हें पिज्जा खानी है, बोलेगा यस। सो एक लैंग्वेज, एक बच्चे को एक लैंग्वेज मिल गया। और जब लैंग्वेज जब बच्चे को मिलता है, इसका मतलब अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, और उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका एंगर, उसका एंजाइटी, उसका पैनिकनेस धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है। देन सेकेंड हम आए, जो मैंने काम किया, सेकेंड आए हम उसके कंसेप्ट्स पे, कि उसे टाइम कंसेप्ट है कि नहीं, उसे डे कंसेप्ट है कि नहीं, उसे मनी कंसेप्ट है कि नहीं। बिल्कुल सर। फिर आए हम उसके WH कंसेप्ट पे, बिल्कुल, कि पहले अब तो यस नो हो गया, अब वो क्वेश्चंस को समझने स्टार्ट करें जी कि तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम्हें क्या चाहिए, या फिर तुम्हें ये क्यों चाहिए, क्यों। हालांकि बहुत ही हायर ऑर्डर कंसेप्ट है और हम सबसे लास्ट में जाते हैं। फिर उसके लोग सबसे पहले वाई पे जाते हैं। वाई इज वेरी टफ। सर आपके थ्रू ना आज आई जस्ट वांट टू शेयर दिस कॉन्सेप्ट टू, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे फॉर श्योर। मेरे को ये क्लियर करना है कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव में फर्क क्या है सर, राइट। अब जो माँ है ना, उसकी जनरल टेंडेंसी है कि ये क्या है, क्यों है, कहाँ जाएंगे, पापा कहाँ से आए, पापा लेट क्यों, मेरा बच्चा मेरे से नहीं पूछता मैम। आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हम लेट क्यों स्टार्ट करते हैं, क्यों। रिसेप्टिव सर, अगर मेरे को बिस्किट खाना है सर, अभी देखिए हम एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं ना, बट स्टिल वी कैन कम्युनिकेट सर। अगर क्वेश्चन डिपेंडेंट ये पॉडकास्ट हो जाए तो जितना बेटर एक्सप्रेस हम अभी कर पा रहे हैं अपनी अपनी जर्नीज के थ्रू,
हम नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि अगेन वो फिर रॉट मेमोरी वाला काम है। Yes. तो बच्चे को ये समझ में आता है कि अगर उसकी WH के ऊपर मैं डिपेंडेंसी क्रिएट कर दूं, बच्चे को ये उसकी कंडीशनिंग हो जाती है कि मेरे को सिर्फ मुंह तभी खोलना है, मेरे को लैंग्वेज तभी यूज करनी है जब सामने से WH का इनपुट आ रहा है। और बहुत सारे बच्चों में आप विटनेस करोगे तभी पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैम 2-वे कम्युनिकेशन नहीं आ रहा। आपने उसको उसके लिए तो आपने तैयार ही नहीं किया ना, आपने इतना WH कर दिया कि वो फुली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ऑफ कोर्स मतलब, लेकिन आपके यदि हायरार्की देखेंगे तो WH को पहले रिस्पॉन्ड करना, देन खुद से क्वेश्चंस पूछना, बिकॉज़ अल्टीमेटली क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस के थ्रू ही बच्चे लर्न करते हैं जी। यदि आप एक न्यूरोटिपिकल चाइल्ड की बात करें या फिर एक 3 साल के बच्चे की बात करें जो बात कर सकता है, वो दिन में इतने सारे क्वेश्चंस पूछता है, 600 क्वेश्चंस तो पुट अप करता है वो। हम देखते हैं कि ये बच्चे क्वेश्चंस ही नहीं पूछ पाते, तो इसलिए वो लर्निंग में भी नहीं जा पाते, जिसको हम जनरलाइज लर्निंग कहते हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे है स्पेशल एजुकेशन में, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में यदि हम जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो काफ़ी रिजल्ट्स आता है डेफिनेटली। और वही स्पेशल एजुकेशन इसी तरीके से स्पीच को डेवलप करता है। और ये क्लैरिटी जो है पेरेंट्स को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा स्पीच थेरेपिस्ट ही नहीं चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकता है, स्पेशल एजुकेटर भी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकता है, बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही वर्बल कम्युनिकेशन आएगा जो कि स्पीच है। बिल्कुल राइट। सो मेरे को ऐसा लगता है सर कि जिनके भी बच्चों को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इट कैन बी एनीथिंग सर, राइट, उन पेरेंट्स को अपने अपने घर में ना माइलस्टोन्स की चेकलिस्ट लगानी चाहिए सर, क्योंकि बच्चे का मेंटल एज अभी 1.5 साल का है और ये टारगेट्स हमें 3.5 साल वाले बच्चे को रखने के लिए बोला जाता है सर, राइट। और एट द एंड प्रॉब्लम क्या है ना सर कि विक्टिमाइज हमारे बच्चे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं डेफिनेटली। और माइलस्टोन में भी एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि नॉर्मली माइलस्टोन के जब बारे में बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं, मतलब लोगों का ये रहता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जी, बट माइलस्टोन से बहुत टाइप के होते हैं। आई मीन स्पीच माइलस्टोन है, मोटर माइलस्टोन है, सेंसरी माइलस्टोन है, प्रैग्मेटिक माइलस्टोन है, एंड देन आपका द फिजिकल माइलस्टोन है। तो हमें सारे माइलस्टोन्स को ट्रैक पे रखना पड़ेगा। पीडियाट्रिशियंस नॉर्मली एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन को ट्रैक करते हैं, बिल्कुल, और थोड़ा बहुत स्पीच माइलस्टोन को ट्रैक करते हैं, राइट सर, बट बाकी माइलस्टोन्स को उतने अच्छे से ट्रैक नहीं करते, तभी वेट करने के लिए कहते हैं ना सर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स को माइलस्टोन्स के बारे में पता हो और फिर उसके हिसाब से काम करवाएं। यदि आप उसको ज़्यादा काम करवा रहे हैं, ओवर कैपेसिटी में यदि बच्चे को काम करवा रहे हैं, तो बच्चा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के बजाय उसका रिग्रेशन स्टार्ट हो सकता है। इमोशनल डिसरेगुलेशन आएगा, इनफैक्ट मुझे लगता है बिहेवियर्स आता ही वहीं से है, बिल्कुल। 1-2.5 साल के बच्चे को हम इतने सारे सेशंस वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जी। अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा है, लेकिन इसलिए बैठ रहा है बिकॉज उसे लग रहा है कि अब मुझे बैठना ही पड़ेगा, मेरे पास में कोई ऑप्शन से नहीं है इस क्लास से स्किप करने के लिए। थोड़ा बहुत स्किपिंग बिहेवियर से ट्राई करता है और फिर स्किपिंग बिहेवियर भी वहाँ से आता है बिकॉज वो बैठना नहीं चाहता। आई मीन उसको हम ऐसे ही समझना चाहिए कि मुझे फीवर है और मुझे कोई कहे कि आप आप स्पीच दीजिए या आप खड़े रहिए या आप पढ़ाइए, तो मैं नहीं पढ़ा सकता। उनको वो इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सर, मेजरली ना, और ये उनको हम सेशंस में डाल रहे हैं, बिल्कुल, ये पेरेंट्स की तरफ से है सर, मेजरली, राइट, कि नहीं समझ रहे हैं अपने बच्चों के जो बेसलाइन पे इश्यूज हैं, वो नहीं समझ रहे हैं सर, राइट। मतलब ठीक है, ऊपर से लोग चाहते हैं कि ये भी हो जाए, पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं, बट द थिंग इज कि वी आर डीलिंग विद द किड्स जिनका बहुत तरीके से वो डिले है, तो मतलब पेरेंट नहीं समझेगा तो फिर सर थेरेपिस्ट तो बोलेगा ना सर कि ठीक है आप इस सेशन के लिए भी आ सकते हो, है ना, बट जी। सो मैम मेरा क्वेश्चन है, पेरेंट्स के जाना बहुत जरूरी होता है। सो आईपी के बारे में मुझे जानना है कि आप बच्चों का आईपी प्लान कैसे करते हैं, कौन से कंसेप्ट, कौन सी थियरी को आप कंसीडर करते हैं जब बच्चों का आईपी प्लान कर रहे होते हैं? जी सर, पहले तो असेसमेंट के बाद ही हम लोगों के पास बच्चे आते हैं एक बेसिक डायग्नोसिस के साथ। उसके बाद जब स्पेशल एजुकेटर का काम आता है तो सबसे पहले जब बच्चा ऑफिस में एंटर करता है, वैसे तो वो बेसिक्स दिखा देता है कि कितना उसका रिस्पॉन्स टू नेम है, कि मेरे को आई कॉन्टेक्ट पे तो नहीं काम करना, सोशल स्माइल है सर,
बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस कितना है, अगर मेरे को TLM चूज करना है तो उतना लिसनिंग है बच्चे का कि नहीं सर, फाइन मोटर स्किल्स कैसे हैं, बच्चे का रिसेप्टिव, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन सर, फंक्शन फीचर्स है कि नहीं, इंट्रावर्बल है कि नहीं सर, जोनी जोनी मैंने बोला बच्चा यस पापा बोल सकता है कि नहीं सर, है ना, वो पिकी ईटर तो नहीं है, मतलब मेरे को अपने काम के बीच में किसी सेकंड प्रोफेशनल का नीड है कि नहीं है। एग्जैक्टली। रीडिंग राइटिंग में कैसा है सर, उसको ABCD आता है, इफ आई विल से एप्पल स्टार्ट्स विद, ही शुड से ए और ब बॉल। Right. अगर उसने रट्टे ही मारे हुए हैं कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। Right. पेरेंट्स को हम कहते हैं कि हम 1 to 10 से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि तब तक उसका वैल्यू सिखाएंगे। कि मैंने बच्चे को बोला गिव मी 2 balls, तो वो 2 के बाद रुकता है कि 10 तक कंप्लीट करेगा सर। Right. तो इस तरीके की बेसिक चीजें हैं जो असेस की जाती हैं और फिर हम IEP डिजाइन करते हैं सर। अब कई बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, अब जरूरी तो नहीं है कि आपके पास सारे ऑटिज्म के ही बच्चे आ रहे हैं, समटाइम ADHD का बच्चा आ रहा है, तो आपको सारा सिटिंग अरेंजमेंट ही चेंज करना पड़ता है सर। कई बार हम टेबल चेयर पे भी बैठते हैं जो बच्चे एडवांस लेवल के हैं, और जो बिल्कुल बेसिक पे हैं तो कभी हम फर्श पे भी बैठ के, फ्लोर पे भी बैठ के सेशन ले रहे हैं, कभी जिम बॉल पे, कभी स्पाइक कुशन पे। तो हर तरीके की स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ती है और IEP उसी तरीके से डिजाइन होता है सर। इसका मतलब जब आप IEP प्लान करते हैं तो उसका अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन, उसके सेंसरी इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज, सभी को देख के आप एक प्लान करते हैं, एंड उसके जो मेंटल एज है उसके हिसाब से आप डिजाइन करते हैं। बिल्कुल सर, न कि क्रॉनिकल एज की। नो सर हमारा आई डोंट नो और सेंटर्स में ऐसा कुछ होता है कि नहीं, बट जब हम पेरेंट्स को मिलते हैं, 2 दिन रेपो बिल्डिंग होती है, तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि घर से एक लिस्ट बना के लाइए जहां आपको लगता है कि आपके बच्चे में देयर इज अ नीड ऑफ डिफरेंस सर, कहाँ कहाँ काम करने का नीड है। तो उसमें हम 60-70% अपना डालते हैं IEP में, और 30% पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि डेफिनेटली चेंज आ रहा है आपके बच्चों में। तो ये मेरे इधर हम करते हैं सर, आई डोंट नो बाकी सेंटर्स में होता है कि नहीं होता है। ओके। जो मुझे समझ में आता है, जो सबसे डिफिकल्ट केस होता है किसी भी थेरेपिस्ट के लिए, वो है ADHD। राइट। क्योंकि वो बच्चे बैठते ही नहीं है, जो बच्चा बैठ ही नहीं रहा है उससे थेरेपी कैसे देंगे। राइट सर। बाकी बच्चों को तो आप, जो बच्चे बैठते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है या लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, LD वाले बच्चे तो कम्युनिकेट भी प्रॉपर कर रहे होते हैं, तो उनके साथ में काम करना बहुत ईजी है। बट ADHD वाले बच्चों के साथ में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उनके साथ में आप कैसे रेपो बिल्ड करते हैं? कैसे सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ADHD की थेरेपी वो लोग ना लें जिनकी खुद की बॉडी लैंग्वेज बहुत पुअर है। राइट। जिनकी खुद की बहुत लो एनर्जी है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे थेरेपिस्ट ही, है ना, मतलब फिजिकली खुद बहुत फिट हैं, या ADHD के बच्चे के साथ ना आपको उनके जैसे एनर्जीज को मैच करने वाला थेरेपिस्ट चाहिए सर। क्योंकि कभी वो चेयर पे बैठ रहा है, कभी वो नीचे बैठ रहा है, कभी वो लेट रहा है, फिर भी आप उसको ये नहीं शो कर सकते कि मैं तेरे से तंग हो रही हूँ। है ना, तो आप उसको आना नहीं चाहिए, अदरवाइज उसी को यूज करने स्टार्ट करेंगे और फिर उसी को आपको टीज करने स्टार्ट कर देंगे, बिहेवियर्स डेवलप होगा। राइट। मतलब ADHD के बच्चों पे एक जो बहुत अच्छी टेक्निक जाती है कि आप बात कम करें, दिखाएं ज्यादा। राइट। तो जब आप बहुत सारे टूल्स यूज कर रहे हैं, इट कैन बी विजुअल टूल्स, इट कैन बी एनी TLM, आप वेलक्रो वाली बुक्स यूज कर रहे हैं, तो वो बैठेंगे सर, आपकी बात सुनेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, बुक्स एंड TLM, जी, यहाँ पे TLM आई थिंक चाहिए, ADHD पे TLM चाहिए, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। राइट। क्योंकि बहुत सारे सेंसरी इश्यूज हैं, उनको प्रॉब्लम्स है, सो बुक में वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि बुक में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही कम स्पेस पे है। TLM में इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन होता है और बाकी कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। अच्छा सर, थेरेपिस्ट भी ऐसा होना चाहिए जिसको मूवमेंट ब्रेक्स का नॉलेज हो। राइट। क्योंकि आप ना ADHD या किसी भी बच्चे को आप ऐसे उठा के, ऐसे बिठा के आप नहीं पढ़ाई करा सकते ना। बिल्कुल। आप इतना वल्नरेबल आप होना चाहिए सेशन में कि मेरे बच्चे का अगर उठना है तो आई कैन सेट अ टाइमर। राइट। पहले वेटिंग पे काम होगा, सिटिंग टॉलरेंस पे काम होगा, टाइमर पे काम होगा कि ठीक है इतना टाइम काम करते हैं, डील करते हैं अच्छे तरीके से, है ना। वो जरूरी नहीं है कि कभी भी बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसके मुंह में मेरे को चिप्स या चॉकलेट डालना है, जिसके अगेंस्ट मैं हूँ सर। रेनफोर्समेंट डेफिनेटली हमेशा नहीं देना। हाँ, रेगुलर नहीं सर, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं, बट यस आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी नीड्स को अगर आप समझ गए तो ADHD तो सर सबसे इजी है सर पढ़ाने, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई, एनर्जीज बहुत हाई है, एनर्जी हाई होता है, और सीखने के लिए ऑलवेज रेडी है सर, एक्सप्लोरेटरी है, तो मजा आता है उनके साथ काम करके। हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं, जो आपने कहा इंटरवल का है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लर्निंग विंडोज।
हर बच्चे के एक लर्निंग विंडो होता है Right, जिसपे sir. वो सीखता है और उसके बाद में डिस्ट्रैक्टेड रहता है। जी जी तो लर्निंग विंडोज को यूटिलाइज करना है एंड उस पीरियड को जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसे काम डाउन करना है और जी। फिर उसके कॉग्निटिव अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ADHD वाले बच्चों को आप बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते सर, आप Okay. चॉइसेस दे सकते हैं। ओके है ना, कि जैसे आप चलो ठीक है, जैसे सपोज किसी बच्चे का नाम हम ध्रुव रख देते हैं सर, कि ध्रुव आओ चलो अब खेलेंगे। आप ये बोलेंगे कि आओ चले पढ़ें तो नहीं बच्चा आएगा सर, बिल्कुल है ना। आप उसको ये चॉइस देंगे कि चलो ध्रुव चलो अब ये आप डिसाइड करो कि हमको चेयर पे बैठ के स्टडी करना है, खेलना है या फ्लोर पे बैठ के, Yes, जिम बॉल पे बैठना है, क्योंकि बैठना तो मैंने कंपल्शन कर दिया बट चॉइस इज योर्स कि बैठना कहाँ है। एग्जैक्टली। तो ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज हैं, क्योंकि हर चीज में आप प्लस प्लस ही हो। अगर आप किसी को चॉइस भी दे रहे हो तो भी सर, राइट सर, आप चॉइसेस दे सकते हैं। ओके है ना, कि जैसे आप चलो ठीक है, जैसे सपोज किसी बच्चे का नाम हम ध्रुव रख देते हैं कि ध्रुव आओ चलो अब खेलेंगे। आप ये बोलेंगे कि आओ चले पढ़ें तो नहीं बच्चा आएगा, बिल्कुल, है ना। आप उसको ये चॉइस देंगे कि चलो ध्रुव चलो अब ये आप डिसाइड करो कि हमको चेयर पे बैठ के स्टडी करना है, खेलना है या फ्लोर पे बैठ के, जिम बॉल पे बैठना है, क्योंकि बैठना तो मैंने कंपल्शन कर दिया बट चॉइस इज योर्स कि बैठना कहाँ है। एग्जैक्टली। तो ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज हैं, क्योंकि हर चीज में आप प्लस प्लस ही हो। अगर आप किसी को चॉइस भी दे रहे हो तो भी सर, राइट। सो मैम, अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जो ऑटिज्म के लिए जो सबसे बड़ा रूट कॉज जो मुझे समझ में आता है वो है स्क्रीन टाइम जी। ऑटिज्म के वैसे बहुत सारे रीजंस हैं, वैसे एग्जैक्ट रीजन से लोगों को पता नहीं है, राइट सर, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं हम जिसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इस वजह से ऑटिज्म होता होगा, जिसमें स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा रीजन है। सो स्क्रीन टाइम से बचने के लिए कुछ 5 हैक्स बताइए कि बच्चा जिससे स्क्रीन टाइम पे ना रहे और वो एक्टिविटी करे। सर हैक से पहले ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को अभी भी नहीं पता सर कि स्क्रीन टाइम बच्चों को अफेक्ट कैसे कर रही है। राइट। मतलब मेलाटोनिन होती है एक चीज, है ना सर, राइट। डोपामाइन है जो कि हमेशा स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्पैन ऑफ अटेंशन डिस्टर्ब होता है, बच्चे ओवर स्टिमुलेटेड ही रहते हैं, ग्राफिक्स इतने जल्दी जल्दी बदलते हैं जिससे स्पैन ऑफ अटेंशन सबसे ज्यादा और स्टार्टिंग ईयर्स में जब इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन के ईयर्स वो नहीं मिल पाता है। हाँ, क्योंकि एक ही जगह आप बार बार इंटरेक्शंस कर रहे हैं तो कहाँ से होगा। एंड उससे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे बॉडी में इतने सारे सेंसेस हैं जी। यदि हम टेक्निकल टर्म्स से बात करें तो 8 सेंसेस हैं, राइट। वैसे इन जनरल टर्म्स में बात करें तो 5 सेंसेस हैं। यदि आपका पूरा सेंस सिर्फ देखने में चला जा रहा है, पूरा ब्रेन उसी पे 100% यूटिलाइज हो रहा है जी, तो बाकी सेंस आपके धीरे धीरे सबसाइड होने लगते हैं। दैट आल्सो अफेक्ट्स द होलसम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल। तो वो भी उस तरीके से स्क्रीन टाइम बच्चे को मैं हमेशा कहती हूँ सर कि आजकल ना घर बहुत सुंदर सुंदर हो गए हैं, राइट, और बच्चे थेरेपी सेंटर्स में यस, है ना, क्योंकि सिर्फ बच्चों को बेड पे बिठा के स्क्रीन ऑन कर दे। अभी कल की बात है सर, पेरेंट ने एडमिट किया कि मेरा बच्चा 11 से 13 घंटे स्क्रीन देखा है सर। हाँ, और मेरे को लगता है अगर थोड़ा सा उसको एक्सपोजर या उसको स्टिमुलेट किया जाता तो आज मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है हैक, सब हम यहीं से निकालेंगे सर, जो बाय नेचर हर बच्चा करता है। बच्चा ट्रायल एंड एरर से सीखता है ना सर। आजकल बच्चों को गिरना ही नहीं अलाउड एक्चुअली। राइट। बेड पे बैठे रहो, ये हो जाएगा, सिर पे चोट लग जाएगी, वो स्टैचू टूट जाएगा, बेडशीट खराब हो जाएगी, मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शंस है ना। और द मेन थिंग इज कि आजकल फोन हम पेरेंट को हम ब्लेम करते हैं ना सर, मदर को पर्टिकुलरली, बट बिलीव मी आजकल के ग्रैंड पेरेंट्स भी किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है, बट अभी अनकंडीशनल जो लव था ना पहले सर, वो खत्म हो गया। कंडीशनल है कि वो उसका बच्चा है, उसी को देखना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हैक्स भी हम इसी से निकालेंगे सर। जो आउटडोर प्ले है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चे को ग्राफिक्स से मैंने हटाना है तो मेरे पास सामान पहले मैं रेडी करूंगी, अपने TLMs और कुछ ऐसे जैसे वुडन पजल हो गए सर, लेगो प्ले हो गया, क्ले हो गया, स्लाइम हो गया। कितने बच्चे आते हैं ना सर जो मेसी प्ले नहीं करना चाह रहे,
तो ये चीजें उसको भी देखो, सेंसरी इश्यूज को भी कितना रूल आउट करेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद आप सोशलाइजेशन गैदरिंग्स करिए अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे टूल्स ऐसे आते हैं ना जो विजुअल टूल्स हैं सर, जिसमें मैं जनरल बताऊंगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में इजी हो कि पानी में कलर मिक्स किया हुआ है सर, वो कलर धीरे धीरे नीचे आता है, जो कि विजुअल ट्रैकिंग भी हो रही है सर। तो इस तरीके की चीजें हैं। हैक्स बहुत सिंपल है। द ओनली थिंग इज कि आजकल पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के साथ बिताने का। इवन कॉन्सेप्चुअल्स पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना सर। आप उसको हाउस होल्ड काम पे लगाइए ना सर। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप किचन के एक्टिविटीज में लगाइए जी, कुछ भी माँ कर रही है, गार्डनिंग में लगाइए, आप पानी डालने के लिए बोलिए बच्चे को। कोई यदि आता है बेल बजाता है तो उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलिए, ओपन करने के लिए बोलिए। आप सिखा सकते हैं कि देखो कौन है। अच्छा, यहाँ एक और बात करेंगे सर। अभी क्योंकि स्क्रीन टाइम के बारे में बहुत बात हो रही है कि 2.5 साल तक नहीं दिखाना, 3 साल तक नहीं दिखाना, बट मैं बोलूंगी कि 3 साल के बाद आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है। नहीं, इनफैक्ट इसमें एक और जो बहुत समझने वाली बात है कि जब बच्चा जिस तरीके से देख रहा होता है उससे भी समझ में आ जाता है कि वो स्क्रीन टाइम पे है कि एक्चुअली मीनिंगफुली देख रहा है। राइट। वैसे तो एक रूल है कि 2 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी 0 स्क्रीन टाइम पे रखना है, एंड देन ग्रेजुअली आपको इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज मोबाइल ही एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज का। और आजकल के बच्चे जो इतने ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, वो मोबाइल से सीख लेते हैं, इसीलिए हो रहा है। बट डिफरेंस है कि वो मीनिंगफुली देख रहा है कि स्क्रीन विजुअल्स ले रहा है। सर बहुत बच्चे आते हैं जो वो स्केलेटन्स देख रहे हैं सर, एक वो चाइनीज आई डोंट नो क्या है, वो बच्चे वो साउंड्स निकाल रहे हैं सेशंस में आके। अच्छा, एक और चीज यहाँ बोलेंगे क्योंकि अब ये टॉपिक इतना सर आजकल के टाइम का बहुत नीड है इसका। लोग कहते हैं ना कि मैम हमारे घर स्क्रीन नहीं चलती है, हम तो सुबह सुबह पाठ पूजा चलती है सर हमारे घर में। आई डोंट नो, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मेरे बच्चे ना मम्मा पापा नहीं बोलते हैं सर, हनुमान चालीसा पूरा सुना रहे हैं सर, हमारे पाठ पूजा सारा कर रहे हैं सर, मूल मंत्र सही पूरा आता है। तो किसी भी चीज को एक्स्ट्रा नहीं देना है सर, एवरीथिंग शुड बी इन अ नॉर्मल रेंज। ये अब आज का ये सच है ना सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज के अगेंस्ट हैं या ऐसा नहीं, क्योंकि पैटर्न्स क्रिएट होते हैं ना सर। तो बहुत ज्यादा अगर उस तरीके का एक ही तरीके का आप एक्सपोजर देते जा रहे हो तब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर, क्योंकि और चीजें उन्हें स्टिमुलेट ही नहीं किया, ट्रिगर ही नहीं किया। जो पहले मैं बोल रहा था जी, क्योंकि आपका पूरा सेंसरी सिर्फ देखने में जा रहा है, पूरा ब्रेन उसी में एंगेज्ड है, और आपके बाकी जो 7 सेंस है आप धीरे धीरे बोलते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है ये है कि खाते समय बच्चे को मोबाइल पे रखना। अब उससे प्रॉब्लम क्या है, आजकल हर पेरेंट्स यही कर रहा है बिकॉज बच्चा खाता नहीं है जी। और यदि मैं सही बताऊं तो कोई भी बच्चे खाते नहीं है, बच्चे को खिलाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, इतना पैसेंस किसी के पास में है नहीं। फिर वो क्या करते हैं कि स्क्रीन दिया, मोबाइल दिया और खाना स्टार्ट किया बच्चे ने। लेकिन आप देखिए कि वो खा रहे हैं, उसको बिल्कुल भी टेस्ट का सेंस उसके ब्रेन में रजिस्टर नहीं हो रहा है जी, उसका टेक्सचर रजिस्टर नहीं हो रहा है, वो क्या खा रहा है वो रजिस्टर नहीं हो रहा है, उसका स्मेल रजिस्टर नहीं हो रहा है, वो उसे देख भी नहीं रहा है, जो खाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और फिर वहीं से पिकी ईटर्स का प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होता है जी। उसके सेंसरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हाइपर सेंसिटिव होना, हाइपर सेंसिटिव होना, वहां से स्टार्ट होता है। आपके आज के तौर तरीके से जीना है, आप बच्चे को 100% कट करके नहीं रख सकते, बट उसका एक तरीका है जो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। उनको खुद को जानना पड़ेगा कि क्या है स्क्रीन टाइम और कैसे हम इस पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल मल्टी सेंसरी पे फोकस करना है। अगर यहाँ सिर्फ स्क्रीन टाइम विजुअल के बारे में बात नहीं हो रही है, अगर सिर्फ घर पे ऑडिटरी ही चल रहा है तो वो भी बच्चा अंडर स्टिमुलेटेड रहेगा सर। राइट, बाकी इसे नहीं मिल रहा है। जी 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 जी। सो हमने बहुत सारी बातें कर ली स्पेशल एजुकेशन को लेके, बच्चों को लेके। एक चीज है, आपने आईपी के बारे में बताया, मुझे एक चीज जानना है कि पेरेंट्स कैसे डिसाइड करेगा कि बच्चे की कितनी कैपेसिटी है और इससे ज़्यादा बच्चे को वो चीज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि कोई पेरेंट्स बच्चे को 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिठा के जी उसको एजुकेशंस दे रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक लर्निंग में रख रहे हैं। सो ये कैपेसिटी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज यदि आप उसे ओवर कैपेसिटी पे वर्क देंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए। क्योंकि आजकल मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चे को 8 साल में 10 साल में सीजर्स आए। राइट सर। और उसका रीजन ये था कि चूंकि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा था, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, थेरेपी को इम्प्रूवमेंट आ रहा था, तो पेरेंट्स
यू नो मीन्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर, होपफुल होकर और ज़्यादा और फास्ट और फिर बच्चे की कैपेसिटी से वो बाहर हो गई और उसको फिर सीजर्स आया और बिल्कुल रिग्रेशन में चला गया। राइट सर। देखिए जब भी बच्चा बहुत सारा बिहेवियर दिखा रहा है ना सर, वो जरूरी नहीं है कि वो थेरेपिस्ट से तंग होके बिहेवियर दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, देयर आर चांसेस कि बच्चा घर से तंग होके आ रहा है और हम पे प्रोजेक्ट कर रहा है सर। राइट। तो बिहेवियर इज द फर्स्ट टूल जहाँ आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं अपने बच्चे को और बच्चा आपके साथ बैठना ही नहीं चाह रहा सर। इट मीन्स या तो आपके TLM में या आपके रेपो बिल्डिंग में या आप ओवर कर रहे हैं। सपोज थेरेपी बच्चा 1.5 घंटे की करके गया और घर जाते ही आप कह रहे हैं कि आओ चलो काम करें। हाँ, तो ये तो राइट वे नहीं है सर। अच्छा, एक स्टिमिंग है सर। स्टिमिंग हमेशा सिखाया गया है कि स्टिमिंग बच्चे को कंफर्ट जोन में लेके जाती है सर। व्हेन मतलब जब भी मैं अनकंफर्टेबल हूँ देन ओनली आई विल स्टिम। सपोज मेरे को अभी स्ट्रेस हो रहा हो सर, तो मैं पेन हिलाऊंगी ना सर, तो दैट इज स्टिमिंग। तो जब भी बच्चा आपके सेशन में या घर पे भी आपके पढ़ाने के टाइम पे, खेलने के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टिमिंग कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपके दिए हुए स्टिमुलेशन के लिए अभी रेडी नहीं है ना। तो ये हो गया। अगर आप अपने बच्चे के लेवल के ऊपर की चीजें करा रहे हैं, मैं अभी वर्ड्स पे हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं सर ऐसे कि अभी थेरेपी सेंटर में अभी हम वर्ड्स पे हैं, नाउन्स पे हैं और घर पे 2 वर्ड फ्रेजेस स्टार्ट हुए हुए हैं, तो भी सर आएगा इशू, तो भी बच्चा क्रैंकी होगा और थेरेपी सेंटर में अंदर घुसने में ही उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। वो माँ के साथ उसका रेपो, पेरेंट के साथ रेपो ही नहीं होगा। तो यहाँ से आपको अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज को जानना है कि आपको ओवर नहीं करना है। एक पेस है सर, आपको अपने बच्चे की पेस को मॉनिटर करना है, वो उतना ही सीख सकता है। आप इतना सैचुरेशन पॉइंट को अगर आप स्ट्रेच करेंगे, वो सबके लिए ब्लंडर क्रिएट होगा, सबके लिए क्योस क्रिएट होगा। तो बेटर समझने के लिए जरूरी है अपने बच्चे को, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वांटिटी इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ एन आवर इज मच इम्पोर्टेंट सर। वो 30 मिनट्स भी हो सकते हैं, वो 10 मिनट्स भी हो सकते हैं, बट 4-4 घंटे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अपने टाइम पे भी सर बुक्स खोल के रखने का मतलब नहीं बनता सर। कितना आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, दैट मैटर्स, है ना। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि बच्चा यू नो मींस यदि कंफर्टेबल नहीं है तो एक सैचुरेशन पॉइंट है, वहाँ पे हमें रोक देना चाहिए। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ जानना था कि क्या है कि छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशल एजुकेशन में आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे सामान हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आती है तो उनके लिए TLMs अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जी बिल्कुल। और ये पेरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल यदि मैं उसी की बात करूं, आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशंस की बात करूं, तो आइडेंटिफिकेशंस के आपके 80% मार्केट सिर्फ उसी पे है। शॉर्टिंग करना, जिक्सॉ पजल एंड डिफरेंट टाइप के बहुत सारे हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन का ही पार्ट है। बट कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्रेशन में जैसे ऊपर जाते हैं तो बहुत कम मटेरियल है, लेकिन बच्चे का एज यदि 7 ईयर्स क्रॉस कर गया, 8 ईयर्स क्रॉस कर गया, 9 ईयर्स क्रॉस कर गया, 12 ईयर्स क्रॉस कर गया, फिर मार्केट में कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल। उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं उन बच्चों के लिए? सर आ रहा है, प्रोजेक्ट स्टार्टेड है, क्योंकि पहले हम बेसिक कॉन्सेप्चुअल्स पे काम कर रहे हैं, देन आफ्टर 2 to 8 years के एज के बाद वी विल वर्क ऑन फंक्शनैलिटी सर। आपके लाइफ स्किल्स क्या है, आपको मनी कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम कॉन्सेप्ट क्या है, इवन कुकिंग स्किल्स क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कैसे मेरे को फोकस करना है कि मेरा बच्चा किस है ना स्किल के लिए ज़्यादा सूट करता है, कौन सा स्किल उसको। देन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं सर। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर चीज़ को प्रिटेंड प्ले की तरह ही कम्युनिकेशन आएगा। मैं एक रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मैं अपना क्या खाना चाह रही हूँ, क्या मैं ऑर्डर कर पा रही हूँ कि नहीं, तो ये सब प्रिटेंड प्ले के थ्रू आएगा। जो भी कॉन्क्रीट लेवल्स पे चीजें हैं उनकी हम बुक्स बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में, कि मनी हो गया, कैलेंडर देखना हो गया, कैलकुलेटर हो गया, आपका जो ग्रूमिंग स्किल्स है सर। आप हमेशा देखेंगे कि पेरेंट्स अभी एकेडमिक्स के पीछे हैं, कम्युनिकेशन के पीछे हैं। अगर मैं एक बिल्कुल छोटी सी बात करूँ ना सर, कि अगर किसी बच्चे को नहाना है, डेवलपमेंटल हमारे पास जो बच्चे आते हैं डिलेज वाले, वो एक ही आगे ही साबुन लगाते रहते हैं सर, पीछे नहीं लगाते सर, है ना सर। शू लेसिंग उनको नहीं समझ में आ रही, ब्रशिंग करनी है तो एक ही जगह, जब तक आप टोक के दूसरी जगह नहीं बोलेंगे, जहाँ आपके टूल्स का बहुत बड़ा रोल है सर, है ना।
तो ये सारी चीजें आफ्टर 8 years के बाद, देखिए स्टार्ट हमें अभी करना है क्योंकि अभी हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स पे काम कर रहे हैं, हम विजुअल परसेप्शन पे काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन पे काम कर रहे हैं, बट आगे जाके हम इन्हीं को पॉलिश्ड जब करेंगे तो फिर वो फंक्शनल स्किल्स होंगे। और यहाँ पे घर का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है सर। हम लोग वही है कि मैं एक शीशे के सामने साबुन लगाना सिखा दूंगी आगे और पीछे, नहलाना तो आपको ही है ना सर घर जाके। तो ये चीजें हैं, अपना बैग पैक करना, मनी का ट्रांजैक्शन, उसका वैल्यू है ना, ये सारी चीजें। एक बच्चा मेरे पास सेंटर में आ रहा है, सपोज कुरुक्षेत्र, रोहतक या कहीं से, क्या वो अकेला बस में ट्रेवल करने लायक हमने बना दिया कि नहीं सर? तो इंडिपेंडेंट स्किल्स जो हैं वो पेरेंट्स से भी होगा। कुछ कुछ TLM मटेरियल बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है सर। यस एग्जैक्टली। इनफैक्ट TLM पे हम स्पीच गियर्स में भी हम लोग TLMs बनाते हैं। वैसे तो कंपनी हमारे स्पीच गियर्स है, तो स्पीच के गियर्स बनाने चाहिए थे, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ स्पीच डेवलप करके बच्चों में बहुत ज़्यादा हम चेंज नहीं ला सकते। राइट। क्योंकि स्पीच तो एक टूल है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसका मेन जो है बच्चे में वो है कॉग्निशंस। तो हमने कॉग्निशंस को डेवलप करने के लिए फिर हम TLMs पे गए, बिकॉज कॉग्निशंस को डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक स्पीच भी कॉग्निशन डेवलपमेंट का टूल ही है बस। सो हमने कंसेप्ट वाइज हम चीज़ों को लेके आ रहे हैं। जैसे हमने आर्टिकुलेशन सीरीज निकाला, जिसमें 2 साल से बच्चे से लेके 12 साल तक के बच्चों तक एक ग्रेडेड वे में आर्टिकुलेशन का पूरा किट है। हमारे पास में कंसेप्ट किट है, हमारे पास में इसका आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन का, इसको जिसको हम कम्युनिकेशन किट कहते हैं वो है। सर। हमारे पास में एक और किट है, जस्ट फॉरगॉट द नेम, बट वो कंसेप्ट है और ग्रेडेड है, ताकि इजी से स्टार्ट हो एंड कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते जाए। और वो पेरेंट्स को डिसाइड करना है कि बच्चे का क्या मेंटल एज है, उसके हिसाब से पेरेंट्स वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जी। सो मैं पूरे आपके इस जर्नी में, जहाँ पे आप इतने सारे बच्चों को डेली बेसिस पे देख रहे हैं, मेरे हिसाब से 100 से भी ज़्यादा से बच्चे हैं आपके पास में, इतने सारे पेरेंट्स आते हैं आपके पास में, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने फील किया हो या कुछ शेयर करना चाहते हो? तो एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, इवन डेली बेसिस पे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि बच्चे को सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी है सर, और हमें दिख रहा है कि हमें काफ़ी टाइम लगेगा बच्चे को हैंडल करने के लिए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगेंगी, बट लोग कहते हैं हमारा काम करते करते ना कि मैम हमें किसी ने बताया है कि इस नवंबर में ना आपका बच्चा PhD, इतना लेवल उसका हाई हो जाएगा कि वो PhD करेगा फ्यूचर में। अच्छा, माय गुडनेस। हाँ, तो ये चीजें मेरे को लगता है कि लोगों को इन चीजों से बाहर आना चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कोई चीज जो मेरे को मेरे टारगेट से हिला रही है, मैं उनके अगेंस्ट हूँ सर। बिल्कुल। अगर पेरेंट को अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं पेरेंट, तो रादर कि आप अपने थेरेपिस्ट से गाइडेंस लें, काउंसलिंग लें, और आप अलग ही रास्ते आप चूज कर रहे हो और इस तरीके से डायलेमास में आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि जिसने आपको बोला कि फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा जाएगा, स्कोप बहुत अच्छा है या जो भी, तो आप अपने बच्चे पे प्रेशर करना स्टार्ट कर दोगे, जिससे इवन वो बेटर नहीं सर, वो रिग्रेस भी करेगा और इमोशनली डिसरेगुलेटेड होगा। कई केसेस में उनको सीजर्स भी आए हैं जी, और जब जब सीजर आया है जिन बच्चों में, पूरा डेवलपमेंट उनका रुका है और एकदम से रिग्रेशन में गए हैं। राइट सर। इस रिग्रेशन में गए हैं कि अपने वो टॉयलेट्स का भी उनको पता नहीं है। यस, बहुत सारे केसेस हैं सर ऐसे। जी। अच्छा, एक मैं चाहूंगी कि इतना अवेयरनेस हो कि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ थेरेपीज ही बच्चे को पॉलिश कर सकती हैं। अभी कभी बच्चा आता है, मैम मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा जा रहा था, ये एकदम से रिग्रेस कैसे कर गया, एकदम से इतना सेंसरी पॉपअप कैसे हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका बच्चा है ना सर, उसको इस कोई भी बीमारी आपके बच्चे को है, तो आपको इतना डीप डाइव कर जाना चाहिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आपका बच्चा बीमार हुआ, अगर आपने एक सिंपल एंटीबायोटिक अपने बच्चे को दी, तो आपके सारे बैक्टीरियाज खत्म है, सिर्फ बैड बैक्टीरियाज खत्म नहीं होते। राइट। तो इतना रिग्रेस कर जाएगा कि इवन साइंटिफिक है सर कि 8 वीक्स लगेंगे उस एंटीबायोटिक को बॉडी से निकलने में। तो आप हर बात पे थेरेपिस्ट के पीछे नहीं पड़ जाना है, आप अंडरस्टैंड करें। और टीम अप्रोच है सर, हम आपसे अगेंस्ट नहीं है, हम आपसे अलग नहीं है, इकट्ठे काम करेंगे। अच्छा, फिर बहुत सारी चीजें हैं कि सीजन चेंज कैसे मेरे बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के
मेल्टडाउन्स आ जाते हैं सर जब सीजन चेंज होता है। हाँ, सेंसरी अगेन पॉपअप हो जाता है, मूड स्विंग्स आते हैं। तो आपको समझना है, जब समझ से हम लोग चलेंगे ना तो ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को बहुत अवेयर होना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी लर्न करना पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स इनफैक्ट हमारे इंस्टीट्यूट में जी ये सोच के आते हैं कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हम आपको पैसे पे कर रहे हैं और आपका काम है कि आप बच्चे को कैसे निकालोगे। बिल्कुल। इनफैक्ट ऐसे पेरेंट्स को तो मैं मना कर देता हूँ कि सॉरी, वी कांट डू एनीथिंग, बिकॉज बच्चे को निकालना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। वी आर ओनली द सपोर्ट सिस्टम। राइट। और यदि आप इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है वो पेरेंट्स ही है। एग्जैक्टली सर। थेरेपिस्ट और बाकी सब एक सपोर्ट सिस्टम है जो उनको दे रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को जानना, इसके बारे में समझना, बहुत डेप्थ में जाके समझना, क्रॉस चेक करना है बहुत एक्चुअली सर क्या है ना कि थेरेपिस्ट ऑलरेडी ट्रेंड है कि मेरा बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो आपको बार बार नहीं बोलना कि तू कैसे नाच रहा है। राइट। आर यू गेटिंग इट? और घर में लोग लगे हुए हैं कि नहीं तो पॉकेट में डाल हाथ, तू ये कर, तू वो कर। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जबकि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ सर, कि जितनी सेंसरी यू नो, या चाहे वो सीकिंग है चाहे अवॉइडेंस है, आपको समझना पड़ेगा ना। सीकिंग में आपको डाइट देना पड़ेगा ना सर। ये लोग हर चीज को समझ रहे हैं कि हम लोग डाइवर्ज करके या है ना, मतलब रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और चीज मैं बता दूं, बहुत सारे सेंटर्स में बहुत ज्यादा टॉर्चरस थेरेपी हो रही है क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन काफी देर से ब्लेसिंग्स में चल रहा है सर। लोग बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी मेरा ही कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझना पड़ेगा कि आज आपके बच्चे को ऑटिज्म है सर। अगर आप बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स में जा रहे हो जहाँ पे बच्चों के साथ फिजिकल हुआ जा रहा है, और मैं इवन ऐसे थेरेपी सेंटर्स को भी विटनेस करती हूँ जहाँ आप ये स्पीच या साउंड्स निकालने के लिए बच्चे को ब्लीडिंग तक हो जाती है सर। तो ये आपको समझना है कि रीअकरेंस हो सकती है चीजों को। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म का बच्चा सारी उम्र ऑटिज्म में ही बैठा रहेगा। उसको ADHD भी हो सकता है, उसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड डिप्रेशन, ये सारी चीजें फिर आपके लिए ना इतना सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आज आप सिर्फ ऑटिज्म नहीं समझ पा रहे हैं। आप सोचिए, मेरा बच्चा घर से तो बाहर निकल पा रहा है सर, मेरा बच्चा खुद खा पा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर चाइल्डहुड डिप्रेशन एक बार आ गया सर, 3-3 महीने लोग नहाते नहीं है सर। 3-3 महीने, 4-4 महीने लोग एक कमरे से बाहर नहीं निकलते। मैं एग्जांपल दूंगा यार, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं। सो इवन लक्ष्य के केस में, लक्ष्य की जर्नी देखता हूँ, मेरे बेटे की जर्नी देखता हूँ, इसलिए लक्ष्य को इतनी प्रॉब्लम्स आई बिकॉज मुझे अवेयरनेस नहीं थी। आज मुझे पूरी अवेयरनेस है, आज मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अब उसका टाइम निकल गया इन द सेंस अब उसका एज हो गया है जहाँ पे हम 2.5 साल वाले एज को हम नहीं मिलेगा मुझे वो। यदि वही नॉलेज, यदि वही एक्सपीरियंस तब मुझे होती तो आज हो सकता है उसका कंडीशन डिफरेंट होता। लक्ष्य को डायग्नोज हुआ था ऑटिज्म, जबकि लक्ष्य को था सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आई एम वेरी प्रीटी श्योर कि उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के ही प्रॉब्लम था, एंड दैट टू विजुअल। तो यदि मुझे एक प्रॉपर थेरेपी प्रोग्राम मिलता किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, तो हो सकता है कि लक्ष्य का कंडीशन आज डिफरेंट होता। लेकिन हम अगेन स्पीच थेरेपी उसी में जाते रहे, और स्पीच थेरेपिस्ट भी किसी बहुत ही क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट से नहीं, किसी नॉर्मल स्पीच थेरेपिस्ट से ले रहे थे जो कि स्पीच थेरेपिस्ट था ही नहीं। अब उसके कंडीशंस बता रहा हूँ कि अब क्या क्या उसके साथ में हुआ है। उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम था, ऑटिज्म उसको कोमॉर्बिड कंडीशंस बना। उसके बाद में वो डायबिटिक एक कन्वर्ट हुआ, उसे डायबिटिक भी है, टाइप 1 डायबिटिक, एंड टाइप 1 डायबिटिक भी मैं उसे कोमॉर्बिड कंडीशन ही मानता हूँ बिकॉज मेरी फैमिली हिस्ट्री में ना मेरे वाइफ के साइड से ना मेरे साइड से किसी को भी नहीं है। कोई हेरिडेटरी होने का कोई चांस ही नहीं, चूँकि ऑटिज्म में बहुत सारे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटिक हो रहे हैं। मैंने 3-4 केसेस और भी देखे हैं। वो उसका एक बहुत कोमॉर्बिड कंडीशन बना। अभी मैं देख रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ द since he is he has autism, he cannot express his feelings, so बता नहीं सकता कि मुझे शुगर हाई है या लो है। anyway, उसका शुगर हमेशा हाई मेंटेन करना पड़ता है हमें, क्योंकि लो इज डेंजरस, और वो बॉडी को सीवियरली इसको अफेक्ट करते जा रहा है, जो कि बाद में हमें उसका दिखेगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम से क्या क्या होने लगता है, बिल्कुल, ये एक
मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। सो मैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप बच्चा छोटा है, उसके बहुत ज़्यादा उसमें बिहेवियर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी नीड नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि उसकी एनर्जी भी कम है। आप काम कीजिए अच्छे से, प्रॉपर थेरेपी लीजिए, आप खुद को एम्पावर कीजिए, आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कीजिए और बच्चे को ऑटिज्म से जितना जल्दी हो सके निकालिए, ताकि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बने और इसी तरीके से आप बाकी प्रॉब्लम से फंक्शन हो सकता है और उससे बच सकते हैं। और सर मैं एक और चीज ऐड करूंगी, जैसे क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ ना सर, तो जो 0 to 2 years की एज है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की होती है। जो पेरेंट्स लाइव सेशन देख रहे हैं और सामने बैठ के कि हमें बस स्पीच निकाल दो सर, किसी भी लेवल पे चले जाओ, तो बच्चा ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये भी हो रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो हो रहा है कि आप स्पीच तो निकाल रहे हैं, लेकिन स्पीच निकालने का कॉस्ट कितना ज्यादा है। आप बच्चे को टॉर्चरस करके यदि आप स्पीच निकाल रहे हैं तो वो बोलना तो स्टार्ट करेगा, लेकिन वो रिबेल बनेगा, बिकॉज आपके सामने वो सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल। सो इतने बिहेवियर्स आप खुद ही डेवलप कर रहे हैं। राइट। और जो कि सबसे मुश्किल काम होता है, स्पीच आ जाता है बच्चों में सेंसरी भी आप उस पे काम करेंगे तो चला जाता है, लेकिन एक बार बिहेवियर आ गया तो वो बहुत मुश्किल होता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सो पेरेंट्स को ये भी समझना है कि आप थेरेपी ऐसे मत दीजिए कि एक चीज पाने के लिए आप उसे इतना परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हो। राइट जी। नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ ऑटिज्म ही सब कुछ नहीं है। फ्यूचर थोड़ा समझ के चलिए, लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए। सर अभी क्योंकि आई एम ऑलवेज क्यूरियस, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन हो सके, तो मेरे को जानना है कि सर जैसे हम लोग स्पीच भी कराते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, तो जो आपके टूल्स हैं वो हमारी थेरेपी को स्पीड अप कैसे कर सकती है जी, एफिकेसी कैसे बढ़ा सकती है, मेरे को ये जानना है सर आपसे। सो स्पीच गियर्स मतलब स्पीच के टूल्स हम बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे इस पॉडकास्ट के थ्रू ये बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि हमेशा ये हर बार ये टूल सही है ऐसा जरूरी नहीं है जी। नॉर्मली बच्चा जब छोटा होता है, जब अर्ली इंटरवेंशन में होता है, 2 years का होता है, 2.5 years का होता है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू, स्पेशल एजुकेशन के थ्रू उसके स्पीच डेवलप हो जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब उसका कम्युनिकेशन डेवलप होता है तो वर्बल कम्युनिकेशन भी थ्रू इमिटेशंस डेवलप होता है जी। बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत टाइम तक नॉन वर्बल रहता है जी, 2.5 साल तक, 3 साल तक कुछ बोला ही नहीं है उसने मम्मी पापा के अलावा या कुछ 2-4 वर्ड्स के अलावा। सो ग्रेजुअली क्या होता है कि उसकी मसल मेमोरी फेडअप होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत ही फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो मैं आपसे बोल रहा हूँ मैंने बोले हैं ऑलरेडी, और ये मेरी मसल्स मेमोरी में है, बिल्ड हुई है, जिसको हम टैक्सिस कहते हैं। सो टैक्सिस का डेवलपमेंट जब बच्चे में नहीं हो पाता या रुक जाता है, उस केस में बच्चे का कॉग्निशंस इम्प्रूव हो भी गया, उसे आइडिया एंड थॉट्स आ भी रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं बोल पाएगा, बिकॉज ब्रेन तो सिग्नल्स जनरेट कर रहा है बोलने के लिए, लेकिन मोटरिक फंक्शंस के लिए वो सिग्नल ही वहाँ से नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं बना है। सो हमें स्टेप बाय स्टेप हमें थेरेपी देनी पड़ती है। पहले उसके सेंसरीज को रिजॉल्व करना पड़ता है, यदि वो हाइपो सेंसिटिव है तो उसे रेगुलेट करना पड़ेगा, हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसे रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे पिकी ईटिंग सबसे बड़ा एलिमेंट है, और उसके बाद में फिर उसको मतलब मेरे को यहाँ पे एक ऐड ऑन करना है ना कि जैसे पिकी ईटिंग को रिजॉल्व करना चाहिए सर, हम लोग मैन ट्रेनिंग कराते हैं कि जो आपके बच्चे का हाई वैल्यू रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि आपका बच्चा फर्स्ट सेकंड सेशन में मेरे लिए तो काम नहीं करेगा सर, वो किसी मोटिवेशन के लिए काम करेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो फूड होता है। राइट। लोग कहते हैं कि आप ये हम अपने आप घर पे कर लेंगे, और लोगों को नहीं पता और जबरदस्ती मुंह में डाल रहे हैं। पिकी ईटिंग से मैं बताऊं, पिकी ईटिंग आता कैसे है, बच्चों को टेस्ट का सेंस ही नहीं होता। बच्चे 8 साल के हो गए हैं, 9 साल के हो गए, वो खा तो रहे हैं बट टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हैं, वो टेक्सचर्स के लिए खा रहे हैं। क्योंकि आप एक फूड में आप जब देखेंगे तो फूड में 4-5 एलिमेंट्स होते हैं जिसके लिए हम खाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है उसका टेक्सचर्स, उसके बाद में होता है टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम चाय ठंडी नहीं पी सकते, हम कोल्ड ड्रिंक गर्म नहीं पी सकते, क्योंकि वो टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद में होता है उसका स्मेल, उसके बाद में होता है उसका टेस्ट, और फिर उसका होता है अपीयरेंस कि वो कैसे दिख रहा है। अपीयरेंस या विजुअल्स जो है वो
बाद में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें टेक्सचर्स। ओके। टेस्ट का डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किसी फूड को कितना एंजॉय करते हैं, कितने एक्सपीरियंस करते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा टेस्ट बड्स कितना डेवलप्ड है। ओके। सो और हर आदमी का जरूरी नहीं है कि सेम लेवल का टेस्ट बड्स डेवलप हो। राइट। इसका मतलब ये है कि सपोज हमें एक पिज्जा सर्व किया जाता है दोनों को, तो हो सकता है कि आप उसे अलग तरीके से फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और मैं अलग तरीके से फील करूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि मेरा टेस्ट बड्स वो अलग तरीके से डेवलप हुआ है, रेगुलेट हुआ है, आपका टेस्ट बड्स अलग तरीके से रेगुलेट हुआ है जी। सो इसलिए टेस्ट बड्स का ऑप्टिमम होना जरूरी है, क्योंकि इनके सेंसरी में अगेन स्क्रीन टाइम, जब बच्चा खा रहा था तो आपने तो स्क्रीन पे रखा हुआ था, उसका ध्यान तो स्क्रीन पे था, उसका ध्यान तो टेस्ट पे था ही नहीं। राइट। सो इसी तरीके से पिकी ईटिंग्स डेवलप हुआ है, इसी तरीके से सेंसरी प्रॉब्लम्स डेवलप हुए हैं जी। और वो बच्चा सिर्फ टेक्सचर्स के लिए खा रहा है, इसीलिए वो द फ्रूट्स नहीं खाता, बिकॉज फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, उस स्मेल्स को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा है, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो फ्रूट्स नहीं खाना चाहता। या फिर मोस्टली बच्चे बनाना खा रहे हैं सर। हाँ, ये बनाना खा रहे हैं, जूसी फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं क्योंकि स्लाइमी है, सो सेंसरी का कुछ इशू हो सकता है। बनाना के लिए वो यूज्ड टू हो चुका है, तो बनाना पे ही है वो। और स्पीच से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है ईटिंग। राइट। क्योंकि ईटिंग सर्वाइवल के लिए है। जब बच्चा खाएगा ही नहीं तो वो सरवाइव कैसे करेगा? जी। आप स्पीच पे तो बाद में जाइए, पहले खाने पे बेसिक नीड्स, क्योंकि इसीलिए हम ईटिंग को या फीडिंग को वेजिटेटिव फंक्शंस कहते हैं, हम स्पीच को ओवरलेड फंक्शंस कहते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जिस ईटिंग के लिए, फीडिंग के लिए जो ओरोमोटर्स मेरा यूज होता है, जो ओरल मस्कुलेचर्स मेरे यूज होते हैं, वही ओरल मस्कुलेचर्स मेरे स्पीच के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं कुछ खाता हूँ तो मेरे जॉ, टंग्स, लिप्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सारे इन्वॉल्व हैं। और ये इस तरीके से है जैसे हम जिम जाते हैं डेली और हम अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। जब मैं खाता हूँ तो मैं ओरोमोटर्स को फिट रखता हूँ अपने, और वही ओरोमोटर्स मेरे स्पीच में काम आता है। और इसीलिए स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बोलते हैं तो हमारे सारे ओरोमोटर्स ठीक रहते हैं। क्योंकि ये बच्चे नॉन मरूल होते हैं बहुत टाइम तक, इसका मतलब ये बात नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए भी जो सेंसरी प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसीलिए डेवलप होता है। इसीलिए भी स्पीच जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अंडरस्टैंड करे, कॉम्प्रिहेंड करे कॉग्निशंस, इसलिए भी जरूरी है कि उसका फीडिंग सही रहे, उसका ईटिंग सही रहे, उसका हेल्थ सही रहे। मतलब बहुत सारे बच्चे सर माउथिंग करते रहते हैं। राइट। तो स्पीच सेशन के लिए तो आप तब आएंगे ना जब बच्चा हर नॉन एडिबल चीज मुंह में डाल रहा है, उसको बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं, बच्चा बीमारी से ही नहीं उठ रहा सर, तो सेशन से बाद में होंगे ना। माउथिंग कर रहा है बिकॉज उसको या तो उसे बच्चा को सेंसरी नीड है, टैक्टाइल नीड है, उसको प्रोप्राइसेप्शंस की नीड जब होती है तो ब्रक्सिज्म करता है, जब बच्चा हाइपोसेंसिटिविटी होता है तो ड्रूलिंग करता है। राइट। क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, इससे मसल वीकनेस है तब भी ड्रूलिंग करता है, क्योंकि उसे वो स्वैलो ही नहीं कर पा रहा है। और ये सारी चीजें उसकी फीडिंग को अफेक्ट करती हैं, उसकी स्पीच को अफेक्ट करती हैं, और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स में हमारे टूल्स काम आते हैं। राइट। हम स्टिमुलेशन डिवाइस जो वीपेन है वो उसके सेंसरी को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, वो उसके नर्व्स को स्टिमुलेट करने में काम आता है ताकि रेगुलेट हो सके, टेस्ट डेवलप करने में काम आता है। तो इस तरीके से स्पीच गियर्स के टूल्स हेल्प करते हैं। तो यदि मैं कोट अनकोट यदि मैं कहूँ कि यदि बच्चा 2.5 साल का हो गया है, नॉन वर्बल है, तब टूल्स देने की ज़रूरत है। यदि बच्चा 2 साल हो गया है, पिकी ईटिंग्स की प्रॉब्लम है, तब टूल्स देने की ज़रूरत है। यदि बच्चे में प्रैक्टिस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तब टूल्स देने की ज़रूरत है। मसल मेमोरी फेडअप हो गया है तब टूल्स देने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि उसका कॉग्निशन से इम्प्रूव हो गया और वो लेकिन बात नहीं कर पा रहा है। जी। जब बच्चा एसी यूज कर सकता है तो फिर बोल के नहीं रहा है, जब उसके ओरोमोटर्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी सिचुएशन के लिए हमने टूल्स बनाए हैं और उसी सिचुएशन में हमारा टूल्स बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब इसका सक्सेस रेट इज टू हाई। या फीडिंग में तो बहुत ही क्विक, आई मीन 5 सेशंस में बच्चा यदि सही से उसका थेरेपी हुआ जी, तो बच्चा खाना स्टार्ट कर देता है। स्पीच में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 सेशन काफ़ी नहीं है, आई मीन हो सकता है कि 20 सेशन, 25 सेशन, 30 सेशंस लगेगा।
ओरल मोटर्स के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने स्टार्ट होते हैं जी। यदि बच्चे में कॉग्निशंस का डेवलपमेंट हो रहा है, यदि आइडिया एंड थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, तो बोलना स्टार्ट करता है। मतलब पेरेंट्स को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए सर। बिल्कुल, प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए। पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए कि हमें टूल्स का यूज करना है, नहीं करना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी थेरेपिस्ट इसको यूज कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि मुझे इसे यूज करना है कि नहीं करना है। यदि यूज नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। ये थेरेपिस्ट का काम है उनको बताना कि कैसे करेंगे या ना करें। और छोटे बच्चों में हम लोग नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि 2 साल से छोटे बच्चों में टूल्स यूज ना किया जाए, क्योंकि वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस उस समय डेवलप हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं। खासकर स्टिमुलेशन डिवाइस के लिए हम मना करते हैं, बाकी टूल्स से यूज कर सकते हैं, लाइक ओरो ट्यूब है, हिकी है, सेंसरी बैट है, वो बहुत ही सेफ टूल्स हैं और वो चिविंग और बैटिंग के लिए ही है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जी सर। सो मैम, मैं आपकी वीडियो देखते आ रहा हूँ। मुझे सबसे जो यूनिक लगता है आपकी वीडियो में वो लगता है कि आप बहुत क्विकली एक एक्टिविटी प्लान कर लेते हैं। सपोज बच्चे को यदि लेफ्ट राइट का हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं है या फिर हैंड्स डोमिनेंसी नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप तुरंत ही एक एक्टिविटी प्लान कर लेते हैं उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये कैसे करते हैं? सर ये है कि आपको, मुझे आज भी ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता सर। ओके। जब आप हर चीज में डीप डाइव करेंगे, जैसे हमने ब्लेसिंग्स में क्रॉसिंग मिडलाइन स्टार्ट किया सर, ब्रेन जिम, एवरीबॉडी इज डूइंग क्रॉसिंग मिडलाइन सर। राइट। अभी नेक्स्ट वीक से आई एम गोना स्टार्ट द एनर्जाइजर ब्रेन जिम सर। कि क्रॉसिंग मिडलाइन स्टार्ट हो गया, बच्चा उतना लेफ्ट एंड राइट में कोऑर्डिनेशन आ गया, नाउ बोथ ब्रेन्स आर एक्टिव काफी हद तक सर। अब अलर्टनेस कैसे लेके आना है, अब स्पैन ऑफ अटेंशन कैसे बढ़ाना है, चीजों को बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए कर सके, है ना, एनर्जी कैसे बूस्टअप रखनी है, तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। राइट। आपको हर स्किल पे काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिटिंग टॉलरेंस पे। अभी यहाँ पे डेली ग्रुप सेशंस होते हैं सर, सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अच्छा, फिर बहुत सारे पेरेंट्स जिनको काम नहीं करना है, सिर्फ पोक करना है, बहुत सारे और भी काफी हैं बीच में सर। तो वो लोग कहते हैं कि आप सेम लेवल के बच्चे कैसे बैठते हैं, या आपके बच्चे एक दूसरे से नहीं सीखते। मेरे नहीं सीखते सर, आई डोंट नो कैसे। जो इमिटेशन की जो बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम जिनको ज्यादा स्टिमिंग है, ज्यादा बिहेवियर है, हम उनको आगे फ्रंट पे बिठाते हैं, बाकियों को पीछे बिठाते हैं। जब आप अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि हम सारी सोसाइटी हमारे अगेंस्ट है, आप कहाँ उनके फेवर में है सर? आप भी तो एक दूसरे बच्चे को यही बता रहे हैं ना कि मेरा बच्चा आपके बच्चे से कुछ गलत सीख रहा है। तो सोसाइटी नॉर्मल स्कूल में जाके फिर आपके बच्चे से भी तो बच्चे सीखेंगे ना। इनफैक्ट इसमें एक बहुत बड़ा है कि हर पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा ठीक है, दूसरे का बच्चा खराब है। एग्जैक्टली सर। और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। तो हम भी सोसाइटी बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि जो हाई फंक्शनिंग बच्चे होते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को उसके साथ ही मत रखना, अगर वो कुछ पिकअप कर लेगा। तो पेरेंट्स ही आपस में सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। सर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ से यू कैन डिसाइड कि आपके बच्चे का थेरेपी अभी फिनिश हो जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपके बच्चे को अभी तक यही नहीं समझ में आया कि मेरे को क्या पिक करना है और क्या नहीं पिक करना, व्हाट इज द राइट बिहेवियर एंड व्हाट इज द रॉन्ग बिहेवियर। और फिर हम एडवोकेट अपने बच्चों को हम कैसे सोशल वर्क सिखाएंगे सर? जब आप उनके दिमाग में यही पुट करते जा रहे हैं कि तेरे को वो कॉपी नहीं करना, तेरे को उसके साथ नहीं बैठना, तो स्कूल वाले या अदरवाइज मेरे को नहीं लगता फिर कोई कहीं पे भी गलत है। अगर आपको सोसाइटी चेंज करना है तो पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। राइट सर। सो आप अपने सारे एक्टिविटीज में आप अपने बेटी को इन्वॉल्व करते हैं, रीत को। सो उनको मजा आता है आपके साथ काम करने में? डेफिनेटली सर। मेरे को लगा सर कि पहले प्रिवेसी फैक्टर बहुत ज्यादा था सर। तब भी मेरे को लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते थे सर, तो आपको कंसेंट साइन कराने होते हैं सब कुछ। मेरे को लगा सर इतनी चीजों में जाने से अच्छा ना जब आई हैव अ चाइल्ड जिसको मैं दिखा सकती हूँ कि मेरे को तो लोगों को ही ट्रेन करना है ना सर। मेरे को ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ऑटिज्म रिवर्सिबल है। इनफैक्ट इसमें तो रीत काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, काफी लर्निंग हो रही है उसको, और वो सर बहुत सेंसिटिव हो रही है, सोशल सेंसिटिविटी आ रही है उसमें। और इसके लिए भी सर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ सर कि 1.5-2 साल का बच्चा ऐसे नहीं बैठ सकता, आप तो रोबोट क्रिएट कर रहे हो। राइट। इतना वेटिंग, इतना लिसनिंग हमने हमारे बच्चे तो नहीं करते हैं, और आज वही लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं सर। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा आई एम प्रीटी श्योर कि रीत जिस एज में है वो अपने एज से ज्यादा जानती होगी। हाँ सर, सारी टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन राइट शी ऑलरेडी नोस सर। कॉग्निटिवली भी आई थिंक ज्यादा एडवांस होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मैं अपने बेटे को, चूंकि छोटा बेटा मेरा जो कि 1.5 साल का है जी,
चूंकि हमारा सेंटर है नागपुर में, Right. स्पीच रिसर्च इंस्टीट्यूट, Okay. हम वहाँ पे थे काफ़ी टाइम तक। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेटअप में वो जाता था 6 महीने से, राइट। एंड उसको सेंसरी एंड मोटर माइलस्टोन्स इतना जल्दी उसने पिकअप किया, अचीव किया। जी। आई मीन जो हम लेफ्ट राइट ब्रेन कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिली उसे, राइट। सोशलाइजेशन की इतना अपॉर्चुनिटी मिला और उसका बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिव इफेक्ट दिखा। सर एक्चुअली हम लोगों की कोर ड्यूटी बनती ही है कि आई डोंट नो और अपने पेरेंट्स अपने बच्चों पे कितना काम कर रहे हैं, बट हमारे बच्चे कम से कम सोशली सेंसिटिव होने चाहिए, उनमें एम्पैथी फैक्टर होना ही चाहिए ना, है ना। तो मेरे हिसाब से हम लोग अच्छा जा रहे हैं सर, हमारे बच्चे भी अच्छा ही करेंगे फॉर श्योर। और मैं ये भी बोलूँगी कि कोई भी नया अगर प्रोफेशनल आगे आ रहा है तो उसको क्रिटिसिज्म से घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गोइंग गुड तो क्रिटिसिज्म ही पहला स्टेज है, ये बताने के लिए, वैलिडेट करने के लिए दैट यू आर गोइंग गुड, राइट, है ना। एंड सेकेंडली कई बार लोगों को, जो कि मैं बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में हूँ, लोगों को ये लगता है और ये उनका कहना रहता है कि जो आपके वीडियोस हैं उसमें टू द पॉइंट और बहुत टेक्निकलिटी के उस पे नहीं रहता है। बट मेरा ये कहना है कि तो क्या हुआ, यदि कोई पेरेंट्स यदि 80% भी उससे ग्रैस्प कर रहे हैं, या 70% भी ग्रैस्प कर रहे हैं, या 60% भी वो फैक्चुअल है और जिससे कुछ नुकसान होना नहीं है, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स की ट्रेनिंग हो रही है, प्रोफेशनल की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। Exactly. अब मेरी ऑडियंस हिंदी बोलने वाली है सर, मैं सारी वीडियोस इंग्लिश में बनाऊं, तो मेरा ऑडियंस से कनेक्शन नहीं है ना। द थिंग इज कि लोग कनेक्टेड बहुत है सर। एंड सेकेंडली स्पेशल एजुकेशन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बच्चे को एडवर्स अफेक्ट बिल्कुल सर, बिल्कुल, या बच्चे को नुकसान करे। हाँ, ओटी में कुछ होते हैं, ओटी में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिससे बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड हो सकता है, या फिर उसका अराउजल लेवल ऑलरेडी कम है और ओवर अराउजल हो गया, तो ओटी एक्टिविटीज में तो फिर भी समझ में आता है कि कुछ नुकसान हो सकता है बच्चे का, बट स्पेशल एजुकेशन में तो नुकसान होने वाला कोई चीज है ही नहीं। सर अभी ब्लेसिंग्स ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया सर कि कितने प्रोफेशनल्स, वॉलंटियर प्रोफेशनल सर आगे आ रहे हैं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा सर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे स्पेशल एजुकेशन के अंडर ही सब कुछ हो रहा है, नो सर। अभी रिफ्लेक्स की बात कभी नहीं हुई थी सर, तो आए डॉक्टर रजिता, इतना रेवोल्यूशन आ गया सर। अभी लोग जानते हैं कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, रिटेन्ड है कि नहीं है, तो कितना बड़ा। और लोग ना एट द एंड ये नहीं समझते हैं कि अगर इतना अवेयरनेस ना होता ना, तो आजकल गांव के लोग भी थेरेपी कराने के लिए आ रहे हैं सर। उनको समझ में आ रहा है कि ये कुछ टूना या ऐसा नहीं है सर, ये बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है, जो कि वर्केबल है। तो ये सबके बेनिफिट के लिए है, इसके बाद सबका काम बड़ा ही है, कम किसी का नहीं हुआ सर, है ना। एंड फायदा ही हुआ है, सबको फायदा ही हुआ है सर। सो थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन जाने से पहले एक मैं रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करूंगा, जिससे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। सो इंग्लिश में है, विच कंडीशन डू यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग व्हेन इट कम्स टू एजुकेटिंग अ चाइल्ड? ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म। ओके, अगेन सर रैपिड फायर है, तो मेरे को एक ही आंसर देना है, गेस, बट अगेन इट डिपेंड्स कि किस लेवल का बच्चा आ रहा है, उसकी सिवेरिटी कितनी है, क्योंकि ऑटिज्म इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल सर। LD में, CP में अगर उनके साथ SPD नहीं है तो बिठा के वैलिडेट एजुकेशन आप दे सकते हैं, बट ऑटिज्म में कभी भी सेंसरी इश्यूज आ जाते हैं सर, क्योंकि स्पेक्ट्रम है। यस, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी जहाँ पे है वहाँ एजुकेशन समटाइम्स बहुत टफ है सर। और अगेन इट डिपेंड्स कि किस लेवल का बच्चा आ रहा है। अगर सिवेरिटी पे आ रहा है तो बिलीव में सर, ऑटिज्म के बच्चे वर्केबल, हाँ, वहाँ पे काफी टाइम लगता है आपको चीजों को हैंडल करने में। ओके जी, ग्रेट मैम, यस। Which do you believe is the most important focus area for children with special needs? Sensory needs, behavioral management, speech development, gut health, socialization, academic learning. Okay, तो इस पे मैं बोलूंगी कि पहले जब बच्चा पैदा होता है तो स्पीच नहीं होती सर, बिल्कुल। सेंसरी नीड्स डेफिनेटली ये एंट्री गेट है, फाउंडेशन है। अगर कोई बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है, वो अंडर या ओवर स्टिमुलेटेड है, तो देयर इज नो यूज ऑफ स्पेशल एजुकेशन या किसी भी थेरेपी का सर। और सेकंड प्रायोरिटाइज मैं करूंगी गट हेल्थ को सर। ये बायोलॉजिकल फाउंडेशन है सर। अब मेरे को लूज मोशन हो, सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, यस सर, अगर मेरा आज लीकी गट है
तो हम पॉडकास्ट नहीं कर पाते ना सर। तो पहले सेकेंडली इसलिए भी बिकॉज गट हेल्थ आपके इंट्रोसेप्शंस फीलिंग को डेवलप करता है, सेंस को डेवलप करता है, जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस इसको बोला जाता है। जी, तो जो फाउंडेशंस हैं पहले उनको उठाएंगे, बाकी सब बाद में अपने आप भी होता जाएगा, अगर सेंसरी और गट हेल्थ पे इनफ काम हो गया तो सर। जी ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑटिज्म अ लाइफलॉन्ग कंडीशन? यस, नो, डिपेंड्स? डिपेंड्स सर। ओके, डिपेंड्स। ऑटिज्म इज रियली वर्केबल। हम काफी अच्छे लेवल पे फंक्शनल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा इंग्लिश हिंदी में अच्छा है तो उसको हिस्ट्री में भी अच्छा होना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आप किसको फुली फंक्शनल कहते हैं, किसको आप रिवर्स कहते हैं। इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या क्राइटेरिया है। आप किसको रिवर्स कहते हैं, किसको आप कहते हैं कि ओके कि बच्चा ऑटिज्म से बाहर है। मतलब मैंने साइकोलॉजी 8 साल पढ़ा है सर। अगर मैं 12 साल पढ़ती तो आज इससे बेटर होती, अगर मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ना होते तो। इट डिपेंड्स कि पेरेंट्स कितने ओपन माइंडेड है, कितना एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटिज्म है सर। तो इट डिपेंड्स। जी। Which skill do you consider most critical to teach children with special needs? Visual perception, yes no concept, WH concept, brain gym activities, identification, comprehension and expression, that is ICE. मेरे हिसाब से सर आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन, क्योंकि यस नो का कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंशन में ही आ गया इटसेल्फ, है ना। और WH बहुत इजी है सर कराना, क्योंकि आपको 1-2 डब्बे उठाने हैं जो कि हम करते हैं, TLM यूज करते हैं, उसके बाद प्रिटेंड प्ले से आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट सर बच्चों को करवाना। जी, ग्रेट। Which schooling option do you feel is better for a child with special needs? Normal school, inclusive school, or special school? Inclusive sir, always inclusive. Okay. हाँ। Why, any reasons? मतलब मैं बोलूँगी सर, जहाँ मेरा बच्चा हाई फंक्शनिंग, माइल्ड टू मॉडरेट में है, तो इंक्लूसिव सेटअप में अगर मेरे को उतना रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि मेरा बच्चा जितना कर सकता है उतना आप कराइए, नहीं तो रिसोर्स रूम में जाके इस तरीके से आप मेरे को क्यों उसको सोसाइटी से अलग रखना है सर। साथ में जो एक अगेन हमने जो पहले बात की थी इमिटेशन वाली बात जी, वो थोड़ी बहुत वहाँ पे चूंकि स्पेशल स्कूल में उतने ज्यादा उन लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो एक इमिटेशन वाला प्रॉब्लम भी थोड़ा सा आ सकता है जी। तो ऑलवेज इंक्लूसिव स्कूलिंग इज बेटर। हाँ, इंक्लूसिव या फिर होम स्कूलिंग सर। जी, ओके। सो हु डू यू थिंक प्लेस द मोस्ट वाइटल रोल in the progress of children with special needs? जी, parents, teachers, therapists, doctors, society? पेरेंट्स सर, डेफिनेटली। पहले बच्चा पैदा हुआ है तो पेरेंट के पास ही है ना सर। बिल्कुल। तो अगर अच्छे से हम उसको एक्सपोजर दें तो मेरे को लगता है हमारे पास आने का तो कोई बनेगा ही नहीं रीजन। डेफिनेटली सर। और समटाइम ऐसा है कि थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं आपके बच्चे के, बट पेरेंट्स बहुत टॉर्चरस हैं। ये भी अगेन देखिए फिर पेरेंट पे आके रुक गया ना सब कुछ। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स सर। सो इसी में यदि आप मुझसे पूछते तो मैं भी पेरेंट्स ही बोलता, एंड पेरेंट्स को मैं बिगेस्ट स्टॉक होल्डर कहता हूँ इस पूरे प्रोसेस में। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक आप इंटरनेट पे करते हैं कि क्या ऑटिज्म एक द पेरेंटिंग प्रॉब्लम है। सो ऑफ कोर्स ऑटिज्म इज नॉट ए पेरेंटिंग प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि चूंकि पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं होता, खासकर वो पेरेंट्स जो पहली बार पेरेंट्स बनते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो सारी गलतियां करते हैं। तो उसे पेरेंटिंग नहीं कहेंगे बट लैक ऑफ अवेयरनेस कहेंगे। सिचुएशनल है सर। बिल्कुल राइट। सो थैंक यू सो मच मैम जी। आप रैपिड फायर में 6 out of 6 थे। थैंक यू सर। So thank you viewers for watching this video. I hope you have learned a lot and you'll take a lot from this podcast. Thank you. We'll meet again.